बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का, जिसमें आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे मोशन और फोर्स से रिलेटेड। और इसमें तकरीबन हर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर एटलीस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। एंड आई होप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। सो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स A and B आर स्ट्रेट लाइन्स inclined at angle of 30 degree and 60 degree respectively with time axis. The ratio of the velocities of A and B is. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के मुतालिक कहा गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक बी है, और इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ यानी टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री और 70 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पहले 30 डिग्री वाला और फिर 60 डिग्री वाला ग्राफ ड्रा कर लूँ तो पहले को मैं ए मान लेता हूँ, जैसा कि कहा गया है रिस्पेक्टिवली। सो ये ए है, ए 30 डिग्री इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ, जबकि ऑब्जेक्ट बी की जो मोशन है उसका ग्राफ इस तरह है कि वो टाइम एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, दैट इज़ बी। वेलोसिटीज़ के दरमियान रेशो का पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट आपको वेलोसिटी देता है। सो वेलोसिटी ऑफ ए की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ टेंजेंट थीटा ए, यानी ए जो कि एंगल बना रहा है। टेंजेंट मैंने इसलिए लिखा है कि स्लोप हो या टेंजेंट हो या ग्रेडियंट हो, वो एटलीस्ट कांस्टेंट के लिए सेम रिजल्ट देता है अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो टेंजेंट थीटा ए ये वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट ए की, और ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी टेंजेंट थीटा बी। सो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ये आंसर होगा क्योंकि रेशो मांगा है। सो द रेशो इज VA डिवाइडेड बाय VB दैट इक्वल्स टेंजेंट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अगर हम इसको सॉल्व करें सो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 3। याद रहे स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं लाइक 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन सब का आपको साइन, काज और टेंजेंट मालूम होना चाहिए। ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि अक्सर जो है टेस्टों में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 3। एंड इफ़ यू चेक, अगर आपको टेंजेंट की वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप साइन और काज के भी इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो अगर ऊपर जो है पहले 30 के लिए हम कैलकुलेट करें, साइन ऑफ 30 जो है दैट इज़ 1/2 और काज ऑफ 30 जो है √3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1/√3 अगर मैं 30 पुट कर लूँ। लेकिन अगर 60 पुट कर लूँ तो फिर इससे क्या आता है, ऊपर आ जाता है √3/2 और नीचे आ जाता है 1/2। तो इस दफ़ा हमारे पास क्या आ जाता है, सिर्फ 3 आ जाता है। तो अगर मैं इन दोनों का यानी टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 का रेशो लूँ तो हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट 30 हमारे पास था 1/3 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ के ऊपर, सिर्फ √3 के ऊपर, क्योंकि टेंजेंट ऑफ 60 √3 आता है। तो ये अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाता है 1/√3 डिवाइड बाई 1/√3। तो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, न्यूमिनेटर आपस में, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है। तो ये आ जाता है। बहरहाल आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की मुसीबत से आप बचे रहें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, उसमें कहते हैं अ कार ट्रेवल्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम 80 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर द रेस्ट हाफ टाइम 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार।
तो हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला डिस्कस किया था, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चूँकि टाइम बताया नहीं गया और टोटल डिस्टेंस बताया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर जनरल एक फार्मूला लिखता हूँ। आप जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है और वो किसी टाइम t तक ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट हमें डिस्टेंस देता है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट ने जबकि वो 80 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहा था, इसकी स्पीड जब v1 थी, ये आधे टाइम के लिए गया है t/2 के लिए। सो स्पीड मल्टीप्लाइड विथ टाइम, मैं इसको फ़िलहाल t1 लिख लेता हूँ। फिर कुछ देर बाद उसकी स्पीड v2 हो गई और वो एक और टाइम t2 तक ट्रैवल करता रहा। t1 डिनोमिनेटर में लिखता हूँ पहले हाफ के लिए, t2 सेकेंड हाफ के लिए। तो हम जानते हैं कि t1 और t2 जो है वो आपस में सेम है और वो टोटल डिस्टेंस का, जिसे मैं t कहता हूँ, उसका हाफ है। तो अगर मैं उनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर लूँ, यानी t1 को मैं t डिवाइडेड बाई 2 पुट कर लूँ, t2 को भी t डिवाइडेड बाई 2 पुट कर लूँ, और v1 गिवन है दैट इज़ 80, v2 भी गिवन है दैट इज़ 40। ये हो गया। t1 और t2 दोनों चूँकि t/2 और t/2 हैं तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और ऊपर जो है न्यूमरेटर में अगर मैं t/2 कांस्टेंट ले लूँ चूँकि वो दोनों के साथ है, तो 80 + 40 t/2 कॉमन है और डिनोमिनेटर में t/2 और t/2 मिलकर t हो जाता है। तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, t के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा 80 + 40 दैट इज़ 120 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 मौजूद होगा और इनको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है जी 60 एंड 60 किलोमीटर पर आवर। ये गिवन यूनिट्स हैं। सो दैट इज़ द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। इसके लिए मुझे ये वाइट बोर्ड साफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, वन ट्रेन A 120 मीटर लॉन्ग इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। Another train B 130 meter long is moving with the speed of 30 meter per second in opposite direction. The train B crosses the train A in a time. इस क्वेश्चन में टाइम मांगा गया है वो टाइम के जिस दौरान दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो एक जनरल फार्मूला याद रखें, टाइम इस केस में होगा लेंथ 1 + लेंथ 2 डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड। अगर तो दो ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी v है, v रिलेटिव मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उनका एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो दोनों में से एक रेस्ट पे है, दूसरा मोशन में है, या दोनों ट्रेन्स नहीं है, एक ट्रेन है और दूसरा ब्रिज है, या दोनों बसेस हैं, तो इन सारे केसेस में आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वी रिलेटिव के मुतालिक मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर के दौरान बता चुका हूँ कि वी रिलेटिव जो है दैट इज़ v1 + v2, कि जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वेलोसिटीज़ का सम लिखेंगे, जबकि अगर दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो फिर हम उनका डिफरेंस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया गया है अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए दोनों वेलोसिटीज़ का मैं सम लिखूँगा। ऊपर 120 + 130 लिखूँगा, दोनों मीटर्स में है, लेंथ है। डिनोमिनेटर में स्पीड्स ऐड करूँगा, एक 20 मीटर पर सेकेंड है और दूसरी स्पीड जो है दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। सो 20 + 30 ऊपर मीटर्स में है, नीचे मीटर पर सेकेंड्स में है, इसलिए यूनिट्स कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ नंबर्स लिख लिए, यूनिट साथ में नहीं लिखे। ऊपर आ जाएगा जी 250, अगर 120 और 130 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में सिर्फ 50 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाता है जी 5 सेकंड्स।
because 0 cancels with 0 and 5 1 is 5, 5 5 are 25. So 5 seconds में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. The answer is 5 seconds. Now an athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So यहाँ पे एक राउंड ट्रैक की बात की गई है जिसका रेडियस जो है दैट इज़ कैपिटल आर, और कहा यह गया है कि एक एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक पे 2 मिनट 20 सेकंड तक जो है वो भाग रहा है, जबकि वो एक कंप्लीट राउंड जो है 40 सेकंड्स में पूरा करता है. तो अगर मैं टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करूँ, ये टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल है, सो इट इज़ 40 सेकंड्स एंड टोटल टाइम ड्यूरिंग विच वो एथलीट भागता रहा है दैट इज़ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स. इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये 2 मिनट्स के अंदर 120 सेकंड्स होते हैं. 60 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 20 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 140 सेकंड्स. अब टाइम पीरियड मालूम है, एक साइकिल का टाइम मालूम है और टोटल टाइम भी गिवन है 140 सेकंड्स. यहाँ से हमें पता चल सकता है कि इसने कितने राउंड्स लगाए हैं, कितने चक्कर लगाए हैं. तो n यानी राउंड्स की तादाद कैलकुलेट करनी है तो टोटल टाइम को टाइम पीरियड के ऊपर डिवाइड कर दें. टोटल टाइम इज़ 140 seconds and if we divide it by 40 seconds we get n equals 3.5. तो 3 कंप्लीट साइकिल उसने पूरे किए हैं और एक हाफ साइकिल है. तो इसका मतलब ये है कि ये दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे नहीं पहुंचा. अगर ये n फुल कोई इंटीजर आता या 3 आता या 4 आता या 2 आता, यानी ये अगर इंटीजर होता तो हम फ़ौरन कह देते कि जी डिस्प्लेसमेंट 0 है. क्यों? क्योंकि ये जहाँ से गया होता वहीं पे दोबारा पहुंच चुका होता. लेकिन ये 3.5 राउंड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हर चक्कर के बाद ये वापस पहुंच जाता है. फॉर एग्जांपल ये यहाँ से गया था तो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद इधर आ गया, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, लेकिन तीसरे साइकिल के बाद इसने हाफ साइकिल पूरा किया है, यानी यहाँ से यहाँ तक गया है. तो इसका मतलब है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट पहली पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, ये फॉर एग्जांपल बी फाइनल पोजीशन है, ए इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट वुड बी सिंपली 2r, क्योंकि एक रेडियस यहाँ से ओरिजिन तक और ओ से दोबारा बी तक ये टोटल डायामीटर है, यानी 2r उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी. ये अगर कंप्लीट इंटीजर होता तो डिस्प्लेसमेंट 0 होती. और अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस मांगा होता तो फिर हम सिंपली पूरे साइकिल के अंदर चूँकि 2πr होता है तो 3 कंप्लीट साइकिल हुए हैं तो हम डिस्टेंस यूँ कैलकुलेट करते 3.5, जिसको हम 7 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं. ये मैं आसानी के लिए लिख रहा हूँ. और हर राउंड के अंदर डिस्टेंस 2πr है तो 2πr मल्टीप्लाइड विद 7/2 तो डिस्टेंस ये होता 7πr. लेकिन चूंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट मांगा है दैट इज़ 2r. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, उसके लिए मुझे वाइट बोर्ड साफ करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. स्टेटमेंट अगर आप देखें उसमें कहते हैं अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैज़ अ वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू अ हाइट h. The distance it has to fall further for its velocity to become double is. एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है रेस्ट से, इनिशियली रेस्ट पे है और फ्रीली फॉल कर रहा है. तो अगर गिवन डेटा लिख लें vi is 0, vi या v नॉट लिखूंगा जब टाइम 0 है तो इस वक्त वेलोसिटी 0 है. और कहते हैं कि जब ये हाइट h कवर कर लेता है, यानी डिस्टेंस h कवर कर लेता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1. इसको कह देता हूँ दैट इज़ v. एंड ये कहते हैं कि मज़ीद उसको कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, कितनी हाइट मज़ीद कवर करे कि इसकी वेलोसिटी जो है क्या हो जाए, डबल हो जाए ओरिजिनल का. तो पहले v थी तो वेलोसिटी v2 जो है दैट इज़ 2v.
तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप फ्रीली रिलीज़ कर लें अंडर द ग्रेविटी तो उसके बारे में आप जानते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस पर्टिकुलर केस में जब वो ऑब्जेक्ट हाइट h तक ड्रॉप करता है, मैं यहाँ पे वो हाइट फॉर एग्जांपल जो इनिशियली इस लेवल पे था, यहाँ से डिस्टेंस h कवर करके यहाँ तक पहुँचता है और फिर मज़ीद भी नीचे जा सकता है, ठीक है। अब इस हाइट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी v नॉट 0 थी, यहाँ पर भी 1 वेलोसिटी है दैट इज़ v, और नीचे वो कहते हैं कि कितनी हाइट कवर कर ले, कितना डिस्टेंस मज़ीद कवर कर ले s2 के उसकी वेलोसिटी जो है वो 2v हो जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। पहले केस के लिए ये हो जाएगा 2ah, vi 0 है, vf v1 है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं v1 स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट हाइट इज़ v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ये पहले के लिए। दूसरे के लिए अगर हम लिखना चाहें द सेम सिचुएशन, अगर इसको भी 0 से हम रिलीज़ कर लें तो यहाँ पर पहुँच के वो दूसरी हाइट होगी जिसको मैंने फ़िलहाल s2 लिखा हुआ है। उसके लिए यहाँ पर v1 की बजाय यहाँ पर v2 लिखूँगा, लेकिन ये बात याद रहे v1 vi इसके लिए भी 0 होगा, ठीक है। तो मैं उसको वंस अगेन v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 के लिए। तो s2 अननोन है, इसको यहाँ पर मिटा के यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अगर मैं रेशो लूँ, दोनों का रेशो ले लूँ तो मेरे पास आ जाता है s2 डिवाइडेड बाई h। मैंने इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर दिया, तो 2a दोनों में है, डिनोमिनेटर में है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर v2 स्क्वायर रहेगा, नीचे v1 स्क्वायर होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि v2 जो है वो 2v है और v1 v है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लें। s2 इज़ 2v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, v1 v है, जबकि h जो है डिनोमिनेटर से वहाँ ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ h हो जाएगा। इनको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ h आ जाता है। v स्क्वायर कैंसल्स विथ b स्क्वायर एंड वी आर लेफ्ट विथ 4h। तो आंसर इज़ 4h, यानी अगर ऑब्जेक्ट मज़ीद 4h डिस्टेंस कवर करे तो उसकी स्पीड उस स्पीड के डबल हो जाएगी जो कि हाइट h तक इसने अटेन की हुई है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, वो भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। इनिशियली रेस्ट पे है, वंस अगेन v नॉट इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, लेकिन लास्ट 2 सेकेंड्स में, जबकि ये कहा गया है कि n सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ, मैं पहले n सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेता हूँ। n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट उसको मैं कह देता हूँ sn, और फिर मैं n-2 सेकेंड्स के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूँगा। लाइक एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया n सेकेंड का, फिर n-2 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट मैं फाइंड करूँगा। टोटल से n-2 सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में जो हमारे पास बच जाएगा दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 सेकेंड्स, फाइनल 2 सेकेंड्स। सो Sn यानी n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी उसके लिए पहले मैं इस तरह लिख लेता हूँ vit प्लस हाफ a t स्क्वायर। नाउ t इज़ n, तो अगर यहाँ पर पुट भी कर लें v नॉट 0 है तो पहला पार्ट तो कैंसिल आउट 0 हो जाएगा, दूसरे पार्ट में t की जगह n आ जाएगा, n स्क्वायर लिख लेंगे। सो Sn यानी n सेकेंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है दैट इज़ हाफ a n स्क्वायर, ये n सेकेंड में है। अब दूसरे केस में जैसा कि मैंने कहा कि हम n-2 सेकेंड यानी उस टोटल टाइम से 2 सेकेंड कम टाइम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो देख लेते हैं। s फॉर n-2 टाइम,
एंड दैट हमें n मालूम नहीं है। अगर वो मालूम होता तो फिर तो बड़ा आसान था, यानी 10 सेकंड मालूम होते, फिर पहले 10 सेकंड का फाइंड करते, फिर हम उसके बाद 8 सेकंड का फाइंड कर लेते और 10 - 8 यानी 10 के डिस्प्लेसमेंट से 8 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर लेते, आखिरी 2 सेकंड का आ जाता। लेकिन n-2 के लिए पहला पार्ट उसी तरह हम इस केस में 0 पुट करेंगे ऑब्वियसली, एंड देन हाफ a n की जगह n-2 होल स्क्वायर पुट करूँगा। इसको मैं ओपन कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है हाफ a n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने ओपन कर लिया है। अब अगर मुझे लास्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं एस n से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, s for n-2 एंड फ्रॉम हेयर आई वुड गेट हाफ a, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें, फिर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस n स्क्वायर, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है, तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस में है, मैंने माइनस में लिखा, यहाँ पर -4n है, मैं +4n लिखूँगा, यहाँ पर +4 है, मैं -4 लिखूँगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1/2a n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4n-4, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, बाहर लिख लूँगा, n-1 रह जाएगा, और इनको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 और 4 ये सिंप्लीफाई होकर हमें मिल जाता है 2a into n-1, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ कवर्ड इन फाइनल 2 seconds ऑफ द मोशन। और अगर हमें इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है, तो कभी कभी ऑप्शंस में a की बजाय वेलोसिटी गिवन होता है, तो तब हमने क्या करना है, उसके लिए हम ये करेंगे कि एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आप जानते हैं, एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और टाइम जो है इन दिस पर्टिकुलर केस इज़ n एंड इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। सो यहाँ पर आपके पास ये 0 हो जाएगा, तो आप v डिवाइडेड बाई n लिख सकते हैं। तो अगर आप इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिज़ल्ट को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहें तो फिर वो इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू 2v n-1 डिवाइडेड बाई n, इस तरह हो जाएगा, और ये फिर आपका रिज़ल्ट होगा। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन उसकी मुझे वाइट बोर्ड साफ करना पड़ेगा।